आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें मॉर्निंग ओरल। अभी हम लोग चैनल मॉर्निंग ओरल में है और बच्चों मैं मॉर्निंग ओरल का स्टडी आप लोग को स्कूल में भी कराती हूँ, डेली हम लोग पढ़ते हैं और वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सारी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपको सुनना है, समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक वीडियो को आप 2 से 3 बार भी चला करके इसको अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए और फिर ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, अपनी मॉर्निंग ओरल की कॉपी में बहुत ही साफ सुथरी सुंदर राइटिंग में आपको ये लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद जब आप लोग स्कूल जब रीओपन होगा, क्योंकि ये अभी क्या चल रहा है आपका, ये ऑनलाइन स्टडी चल रहा है। मैंने जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपको अपने होमवर्क कंप्लीट करने के साथ साथ क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी में आपको मॉर्निंग ओरल का ये सारा काम करके रखना है ताकि स्कूल जैसे ही रीओपन होता है फटाफट ये करेक्शन करेंगे और इस पर सील लग जाएगी आपकी कॉपी पर। तो मॉर्निंग ओरल का एटलीस्ट कोर्स जो है ये आपको डन करके रखना है अभी समर वेकेशन में। ओके बच्चों, इसके अलावा बच्चों ये भी कुछ चैनल्स हैं हमारे जिसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि किसी बच्चे को स्टडी करना हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। यदि आपको मेडिकल से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनेस्ट डॉक्टर बनो इस चैनल पर जा सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश श्वेता मैम। जीके या मॉर्निंग ओरल के लिए ये हमारा जो चल रहा है अभी, ठीक है, इसमें पूरा मॉर्निंग ओरल का आपको कोर्स मिल जाएगा इस चैनल पर। और प्रभात सर जी इस चैनल पर बच्चों आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिलेंगे 9th क्लास से लेकर के 12th तक। ओके बच्चों, अभी फिलहाल आप मॉर्निंग ओरल के चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ और यदि आपके ग्रुप में वो वीडियो ओपन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली आपके मोबाइल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा यूट्यूब से भी और वहां से आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां ये वीडियो चल रहा है वहां आप देखिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको। अगर रेड कलर का दिख रहा है तो ही आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि फिर जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड ईडी। ठीक है ना, सब्सक्राइब में ईडी लग जाएगा, सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब आप इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। और एक बेल आइकन आएगा, आपको क्या करना है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। यदि मैं कोई भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करती हूँ, पढ़ाती हूँ और यदि ग्रुप में ओपन नहीं हो रहा है तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, आपके मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, चैप्टर 3। अब आपको ध्यान देना है, समझना है। इसमें हमारा क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पे आपको जनरल क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन। ये जो कुछ भी हम बच्चों पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये टोटल 14 क्वेश्चन में अगर मैंने बार बार ये ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा है तो भी आपको समझ लेना है कि ये चैप्टर हमारा पूरा ह्यूमन के बारे में ही है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान। ठीक है, हर एक मीनिंग पर आपको फोकस करना है बच्चों, हर एक मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। और बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट बोन, क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, फीमर, है ना, फीमर। और अगर आपसे इसी में इंक्लूड कर देगा क्वेश्चन कि ये लार्जेस्ट बोन कहाँ होता है तो आपको आंसर देना है थाई। थाई जो होता है हमारा पैर के ऊपर का हिस्सा, जो जिसको हम ये जांग कहते हैं, थाई। तो थाई वाले हिस्से में ये बोन मौजूद होता है, फीमर। ठीक है बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, EST लगा है ना, मतलब सबसे छोटी। सबसे छोटी बोन जो है ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ होती है, तो हम नाम बताएंगे स्टेप्स, और होती कहाँ है, ईयर में। ठीक है, दोनों आंसर हो गया। कौन होती है ना, उसका नाम क्या है, तो नाम है सबसे छोटी बोन का नाम है स्टेप्स। और ये बोन कहाँ मौजूद होती है, ये बोन मौजूद होती है हमारे ईयर यानी कि हमारे कान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल्स। जो हमारे नाखून होते हैं, आप उस नेल्स में अगर आप देखेंगे तो नेल जो ऐसे ये नेल्स होता है, तो नेल्स में यहाँ पर सेमी सर्कुलर एरिया कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है स्ट्रक्चर। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। ठीक है, ये आपके फिंगर में इस तरीके का अगर ये नेल है तो आपको यहाँ सेमी सर्कुलर का मतलब होता है कि सर्कुलर, पूरा ऐसे सर्कुलर नहीं है, सेमी है,
थोड़ा सा सर्कुलर, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आपको सेमी सर्कुलर, एक्सक्यूज मी बच्चों, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ये जो होता है, इस सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ल्यून्यूला, ठीक है। तो हम हमारे बोन्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेमी सर्कुलर एरिया इस तरीके का, यहाँ पर हल्का सर्कुलर एरिया आपको नेल्स में दिखाई देगा। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना है ल्यून्यूला, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, हमारे शरीर में सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है। आप देखिए वेन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, वेन हमारे हाथ में, यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्लू ब्लू दिखाई देता है ना, ब्लू लाइनिंग ऐसे दिखाई देती है आपको, हाथ में भी, यहाँ पर भी दिखाई देती है, इधर ऊपर के पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्लू दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोला जाता है वेन्स। अब ये बार बार दिखाई क्यों देती हैं, क्योंकि हमारे स्किन में ये आउटर मतलब थोड़ा स्किन के बिल्कुल नजदीक होती हैं, इसलिए ये साफ साफ दिखाई देती हैं, इसमें से दिखता है कि ये वेन्स हैं, ठीक है ना। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि स्किन के ये अंदर अंदर है, सॉरी बाहर बाहर ये लगे होते हैं। जो आर्टरीज होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन के काफी अंदर धसे होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेन्स है। अब इन्हीं वेन्स में क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, शरीर में सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है बच्चों, इंटीरियर वेना केवा, या आप इसको वेना केवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाम क्या है, वेना केवा। वेना केवा जो है ये सबसे बड़ी वेन होती है, ओके। नेक्स्ट है व्हाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जब ब्लड इनके अंदर बह रहा है, जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर बह रहा है तो वहां वो क्लॉट क्यों नहीं होता। क्लॉट का मतलब क्या होता है, क्लॉट का मतलब होता है कि वहां पर वो जमता क्यों नहीं है, ठीक है ना। कैसे, किस किस जमने की बात कर रहे हैं मैं बताती हूँ। अगर यहाँ से हाथ कट जाए और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, हाथ कट गया और ब्लड निकलने लगा, जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड अगर नीचे सरफेस पे गिर रहा है, सपोज करिए ज्यादा हाथ कट गया है और ब्लड जो है थोड़े बहुत ब्लड जमीन पे गिर गया, जो ब्लड जमीन पे गिर जाता है उस ब्लड को आप देखिए कि ब्लड जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है वो ब्लड कैसा हो जाता है, बिल्कुल दही की तरह से जमने लगता है, लिक्विड कंडीशन में नहीं रहता है, बल्कि ब्लड जो है वो जमने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं क्लॉटिंग होना, है ना, ब्लड का जम जाना, दही की तरह से जम जाना। तो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते ही तो जम जाता है, उसकी क्लॉटिंग होने लगती है। लेकिन ब्लड जब शरीर के अंदर रह रहा है तो वहां पर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, ठीक है। जबकि हम सांस ले रहे हैं, गैस ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में भी पहुंच रहा है, फिर भी ब्लड शरीर के अंदर है तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, आराम से फ्लो हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन ब्लड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और यहाँ से आप देखेंगे ब्लड का निकलना भी बंद हो जाता है और जो ब्लड निकला हुआ है वो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, लिक्विड कंडीशन में नहीं रहता है। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग अंदर क्यों नहीं होती और बाहर क्यों हो जाती है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन है। तो अंदर क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि जब अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होता है एक बहुत ही शानदार केमिकल जिसका नाम है हिपैरिन। ये हिपैरिन जब तक ब्लड के अंदर मौजूद है और हिपैरिन जब तक एक्टिव कंडीशन में है, मतलब अपना काम कर रहा है हिपैरिन, जब तक हिपैरिन अपना काम करेगा और एक्टिव कंडीशन में रहेगा तब तक वो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होने देगा, ठीक है। आप सोचो कि अगर हिपैरिन इनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिव और एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनएक्टिव का मतलब हो रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, एकदम यूं रहेंगे इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर ये एक्टिव है तो ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देगा, क्लॉटिंग होने नहीं देगा। अगर इनएक्टिव अगर शरीर के अंदर हो जाए हिपैरिन तो आप सोचो शरीर के अंदर ही जहां तहां ब्लड जम जाएगा। ब्लड जब जमने लगेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड यहाँ 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 पूरा सर्कुलेट कर रहा है इसका सर्कुलेशन रुक जाएगा, जगह जगह पे ट्रैफिक हो जाएगा, है ना, जो पूरा रास्ता होता है ब्लड का जाने का, जगह जगह पे ट्रैफिक होने लगेगा, ब्लड वहां पे क्लॉट हो गया है, क्या हो जाएगा, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन रुकने का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही डेंजरस, ठीक है, मतलब हर सेल जो है वो डाई होने लगेंगे, इंसान ज्यादा देर तक जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो वो ऐसा होने नहीं देता है, कौन नहीं होने देता है, हिपैरिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर एयर में आते ही ब्लड कैसे जम जाता है, तो जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो जब ब्लड बाहर निकलता है उस समय हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है, हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। हिपैरिन को अगर तब इनएक्टिव नहीं किया जाएगा, शरीर का देखिए कमाल,
है ना। शरीर का कमाल क्या है, गॉड का कमाल, गॉड ने क्या सोच समझ के बनाया है शरीर को कि जैसे ही हाथ कट जाता है ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब कि ब्लड की वेस्टेज हो रही है और वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग होनी जरूरी है, जल्दी से जल्दी इसको बंद करना है। अगर उस समय हिपैरिन एक्टिव कंडीशन में रहता है तो ब्लड निकलता ही जाएगा लिक्विड के फॉर्म में, ना, ज्यादा ज्यादा शरीर से ब्लड निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि अपने आप ही 1 से 2 मिनट बाद ये जो हाथ कटा है वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का बन जाता है और ब्लड वहां से निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड का क्लॉटिंग होना भी जरूरी है। तो उस समय क्या होता है, हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया जाता है कि तू रुक, तू काम मत कर, ठीक है ना। अब आ गया है समय दूसरे का, है ना, दूसरा कोई काम करेगा, तुम्हारे को इस टाइम काम नहीं करना है। और तब किसको बोला जाता है काम करने के लिए, तब बोलते हैं हम प्लेटलेट्स को काम करने के लिए। तब प्लेटलेट्स अपना जॉब शुरू करता है, प्लेटलेट्स एक्टिव कंडीशन में आ जाता है, वो अपना काम करना शुरू करता है और वो क्या करता है कि ब्लड को ज्यादा से ज्यादा निकलने से रोकता है, फटाफट वो ब्लड की क्या कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग करना जरूरी हो जाता है। पहले ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है जब ब्लड शरीर के अंदर है, तो वहां पर हिपैरिन एक्टिव है। अब हिपैरिन इनएक्टिव और प्लेटलेट्स क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और प्लेटलेट्स जो है वो अपना काम करेगा, हिपैरिन को एक्टिव इनएक्टिव करेगा और अपना काम करेगा और ब्लड की क्लॉटिंग करेगा ताकि ब्लड ज्यादा ज्यादा शरीर से बाहर न जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन हैज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है ना, हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो ऑर्गन कौन सा है, वो ऑर्गन है लीवर। अब आप यहाँ पर आपको एक बात समझना है, रीजनरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है बच्चों, देखिए रीजनरेशन मतलब वापस जर्मिनेट कर जाना, ठीक ना, तो रीजनरेशन इसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा छिपकली, है ना, लिजार्ड, छिपकली जो होती है उसकी पूंछ कट जाती है, अगर आपने उसकी पूंछ को पकड़ रखा है, पूंछ पर अगर आपने कुछ मारा उसको, ठीक है ना, आपने प्रहार किया उसके ऊपर, तो वहां से आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप पूंछ पर हिट करते हैं तो पूंछ छिपकली की निकल जाती है, उसके शरीर को छोड़ देती है और छिपकली भाग जाती है। छिपकली अपने आप को बचा रही है, लिजार्ड क्या कर रहा है, अपने आप को वो बचाता है और लिजार्ड भाग गया और पूंछ क्या हो गया, वो पीछे ही रह गया। ठीक है, और पूंछ थोड़ी देर तक तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंदर रहता है, थोड़ा वाइब्रेट करेगा, फिर पूंछ जो है वो खत्म हो जाता है। और उसी लिजार्ड पर जरा आप ध्यान दो, है ना, छिपकली पर ध्यान देते रहो, आप देखोगे कि थोड़े दिनों बाद छिपकली की वापस से नई पूंछ आ जाती है। तो वापस से नई पूंछ आ जाना, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। यानी कि अगर कोई अंग भंग हो जाए और वो वापस से जर्मिनेट करके वैसे का वैसे हो जाता है तो मतलब रीजनरेशन की कैपेसिटी। ठीक है, जैसे अगर हमारा स्किन यहाँ पर जल जाता है ना, स्किन अगर जल गया, ठीक है, तो क्या होगा, घाव हो जाता है, धीरे धीरे मलहम पट्टी दवाई करते करते, और एक बार आप देखेंगे कि वो स्किन वहां से हट जाती है, वहां पर दूसरी नई स्किन आ जाती है, वापस से रीजनरेट कर गया और ये वापस स्किन, वो घाव भर जाता है और नई स्किन तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाथ कट गया तो भी क्या होता है कि वापस से वहां पर रीजनरेशन कैपेसिटी स्किन में भी होती है, वो क्या करेंगे कि वापस से जर्मिनेट करके और इसको पूरा ये पैकअप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी, है ना। तो हमारे शरीर में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है लेकिन सभी जगह नहीं होती है। यदि ये उंगली कट जाए, ठीक है, ये उंगली कट के अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो अगर इसको समय रहते हुए, जिस समय पर इसको अटैच करना चाहिए, समय रहते हुए अगर इसको बॉडी से नहीं अटैच किया गया तो दोबारा क्या ये उंगली अपने आप बन करके आएगी, नहीं, है ना, ये फिंगर गई तो गई, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ से ये उंगली दोबारा आ जाए। ठीक है ना, किसी के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो क्या वापस से रीजनरेशन होता है, क्या वापस से हाथ पैर आ जाते हैं, नहीं। यानी कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है ये हर जगह सभी बॉडी पार्ट्स में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि पावरफुल रीजनरेशन की कैपेसिटी किसमें है, सबसे ज्यादा, है ना, रीजनरेशन की कैपेसिटी इंसानों के शरीर के अंदर किसमें है, किस ऑर्गन में है, तो हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गन का नाम है लीवर। लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि लीवर का छोटा सा पार्ट शरीर के अंदर रह जाता है और इसके बहुत सारा इसका पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है तो लीवर अपने आप को वापस से पूरा बना सकता है। ठीक है, तो लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, पावरफुल रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। हार्मोन्स के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना। तो
हार्मोन्स तो बहुत सारे होते हैं। हार्मोन्स होता क्या है, हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम किसका है, हार्मोन्स का है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है और हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर की हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इवन हम हंस रहे हैं तो लॉफिंग हार्मोन्स, ठीक है, हम रो रहे हैं, दुखी हैं तो सैड हार्मोन्स, ठीक है ना। तो हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर के को, हमारे मूड को, हर एक चीज को, इवन हमारे ग्रोथ को, है ना, कितने बड़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आ रहा है, आवाज भारी हो रहा है, एवरीथिंग कंट्रोल बाय हार्मोन्स। ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब पूछ रहा है इसमें क्या कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे शरीर में सबसे छोटा वो ग्लैंड कौन सा है जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, यानी कि जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप देखिए ताज्जुब मानिए कि सबसे छोटा है बट इट इज अ मास्टर ग्लैंड, है ना, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सारे ग्लैंड का कंट्रोल इस छोटे वाले ग्लैंड के हाथ में है, ठीक है ना, यानी कि सारे ग्लैंड को कंट्रोल ये करता है, ये जो कहेगा वही होगा, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये, बट इट इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ये एंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर होता है। मास्टर ग्लैंड भी अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपको नाम बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ बोन्स। हमारे शरीर में टोटल हड्डियां कितनी है, ठीक है, बोन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, पूरा सारे बोन एक साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं, और टुकड़ों में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर बोन्स टुकड़ों में नहीं होते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जैसे ये हाथ है, आप हाथ में देखो कितने सारे टुकड़े हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन, ठीक है, फिर ये देखो, है ना, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, फिर यहाँ से ये, ठीक है, अब इसके बीच में ज्वाइंटिंग नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक साथ ही क्या होगा, ये पूरा एक साथ ही मूव करेगा, है ना। अब यहाँ से भी मोड़ना चाहोगे ना कि इसको यहाँ से भी फोल्ड कर दो तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से फोल्ड हो रहा है। उसके बाद आप फिंगर्स में देखो, फिंगर्स पूरा पूरा ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें भी ज्वाइंटिंग दे रखा है ना, पूरा ऐसे से ज्वाइंटिंग, ताकि आप इसको भी मूव कर सको। अगर ये ज्वाइंटिंग नहीं रहता, छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े टुकड़े को जोड़ करके अगर नहीं बनाया गया होता, सबको अगर एक साथ वेल्डिंग कर दिया जाए, सारे बोन को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, आप कहीं भी इसको मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका हाथ यूं रहता, अगर मान लो सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ही हड्डी है, तो ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे, ये भी नहीं मुड़ता, है ना, ऐसे रहता, ठीक है। लिखेंगे कैसे और पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, देखो बोन आपका ऐसे रहता है ना, ऐसे ही, ठीक है। खाना ग्लास आप मार्कर पकड़ना है तो यूं पकड़ते, है ना, यूं पकड़ के यूं लिखते, आप देखो। तो ये फायदा होता है किसका, ज्वाइनिंग का, हमारे बोन्स, हमारी सुविधाएं रहे। अगर आपके पैर की हड्डियां पूरी एक रहती हैं, फिर बैठेंगी कैसे, ठीक है ना। तो बैठना, सोना, बहुत सारी चीजें हम आराम से ऐसे बैठते हैं, ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट होने के लिए, ठीक है ना, कंफर्टेबल बॉडी के लिए ज्वाइंट्स होना जरूरी होता है। और जब हड्डियां पूरे ज्वाइंट्स में डिवाइडेड हैं, तो फिर क्या होता है कि हड्डियों की संख्या, फिर हड्डियों को काउंट करना पड़ता है कि टोटल कितने बोन्स हैं। तो शरीर के अंदर अगर टोटल बोन्स की काउंट करेंगे तो ह्यूमन में 206, इंसानों में 206 हड्डियां होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, सेल के अंदर, अब देखिए हमारा जो शरीर होता है बच्चों, ठीक है, शरीर जो हमारा होता है इसमें क्या होते हैं, हम लोग किससे बने हुए हैं, ये सारी स्किन, ये स्किन क्या है, ये स्किन है सेल। हम किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में लगभग कितने सेल होंगे आपके हिसाब से, ठीक है। अगर एक हिसाब लगाएं कि हमारे शरीर में कुल कितने सेल्स हैं, तो आप देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, इसको आप काउंट करो, ठीक है। आप देखो इतने सारे, लगभग में हम लोग इतने सारे सेल से बने होते हैं, यानी कि हमारा जो ये स्किन है ना, एक 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 एक, एक सेल को जोड़ जोड़कर हमारी स्किन तैयार होता है। हमारी आंखों के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम पूरे के पूरे बने हुए किससे हैं, सेल से बने हुए हैं। लगभग हमारे शरीर में 10 की पावर 14 सेल्स होते हैं। लगभग, ज्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, ठीक है, बट लगभग एक अप्रॉक्स में निकाला गया है 10 की पावर 14, एक एवरेज है ना कि इतने सेल्स होते हैं। और हर एक सेल की अगर हम बात करें, अब एक सेल की बात करें, तो हर एक सेल के अंदर, ठीक है,
हमारा ये सेल है अगर, तो हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, है ना, इनको क्रोमोसोम बोला जाता है। अब आप देखो, है ना, क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं। इंसानों में सब में अलग अलग होता है। टमाटर का जो सेल होगा, टमाटर भी सेल से बना होता है, टमाटर का प्लांट, तो जो टमाटर है, टमाटर के पौधे के हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या अलग होगी। चूहे के हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या अलग होगी। मंकी है, उसके हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या अलग होगी, इस वजह से वो मंकी है, ठीक है, इस वजह से वो टमाटर है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, सारी कैपेसिटी इनके पास ही है। ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि आपका शकल सूरत कैसा होगा, है ना, आप कैसे होंगे, आपकी आवाज कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपके बाल स्ट्रेट होंगे या आपके बाल कर्ली होंगे, ठीक है, आपकी आंखें कैसी होंगी, नीली होंगी, ठीक है ना, ब्लू कलर की होंगी, ब्राउन होंगी या ब्लैक होंगी, आपका फेस कैसा होगा, फेस का कलर कैसा होगा, एवरीथिंग, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम ही होते हैं जो एक कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को पहुंचाते हैं। जैसे कि मेरी शक्ल किससे मिल रही है, अरे तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से बहुत ज्यादा मैच करता है, ये मैच जो करना, यानी कि वहां से कैरेक्टर यहाँ लाने का काम कौन करता है, ये क्रोमोसोम करते हैं। ओके, तो एक सेल के अंदर, हमारी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़ा बना बना करके, ठीक है ना, एक पेयर में क्रोमोसोम होंगे। जैसे एक क्रोमोसोम ये अगर है तो उसके साथ में उसका पेयर क्रोमोसोम भी साथ में रहता है। तो जब भी हम क्रोमोसोम का सेट देखते हैं तो हमको ये पेयर में दिखाई देते हैं। तो ये 46 टोटल, एक को काउंट करो तो 46, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, 23 पेयर क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 23 पेयर, 23 जोड़े क्रोमोसोम हमारे हर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया कि ये क्रोमोसोम करता क्या है। क्रोमोसोम ही जो आप हो, आप कैसे हो, आपकी जो पहचान है वो किसने बनाया है, क्रोमोसोम ने बनाया है। और आप जैसे हैं वैसा दूसरा इस पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। क्यों, ये भी डिसाइड कौन करता है, क्रोमोसोम डिसाइड करता है। किसी दो लोग का फिंगरप्रिंट जो है सेम नहीं होता है, भले शक्ल देखने में लगे कि अच्छा बिल्कुल उसका हमरूप है ना, बिल्कुल वैसे का वैसा है, लेकिन अगर इनका फिंगरप्रिंट हम देखते हैं तो सेम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों को क्रोमोसोम अलग है ना। तो क्रोमोसोम आप कैसे हैं वो सब कुछ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। ये आप जो भी इसमें पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, इनके छोटे छोटे चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी तो ये बहुत कम है ना, अभी आगे और मैं लिखूंगी, लेकिन इनके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दे रही हूँ। बाकी इनकी ये सारी चीजें हम हमारे साइंस के, जो आप लोग साइंस पढ़ेंगे तो हर जगह आपको ये चीजें आती जाएंगी ना। बोन्स वाले चैप्टर में आप बोन्स को देख लोगे, जब सेल चैप्टर आएगा उसमें क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। बट एक जगह इसको कलेक्ट करके और आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना कहाँ पचता है बच्चों, इंटेस्टाइन में पचता है, ठीक है ना, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम क्या कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब छोटा इंटेस्टाइन। जो छोटा इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी है, 7 मीटर। और फिर पूछ रहा है कि एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बड़ा है, लार्ज मतलब बड़ा, जो बड़ा इंटेस्टाइन है उसका लेंथ कितना दिया है, 1.5 मीटर। तो लार्ज वाले का, बड़े वाले का कितनी लंबाई है, 1.5 मीटर, और छोटे वाले की लंबाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर आज बता रही हूँ कि ये सेम क्वेश्चन यही आया था कौन बनेगा करोड़पति में, है ना, अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 मीटर है लंबी, 7 मीटर लंबी है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लंबी है, ठीक है ना, 1.5 मीटर लंबी है, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है कि ये बच्चों लंबाई बताई गई है, और ये जो नाम है स्मॉल या लार्ज, ये इनकी चौड़ाई के हिसाब से है। जो ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है ना, इस इंटेस्टाइन की चौड़ाई ज्यादा होती है, थिकनेस, ये देखो है ना, चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जबकि स्मॉल वाली इंटेस्टाइन जो है इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, ये देखो।
ठीक है। तो ये लार्ज और स्मॉल नाम जो है वो लेंथ के हिसाब से नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है ना, तो ये लेंथ के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनकी चौड़ाई के हिसाब से है। ठीक है, ये कितना वाइड है, कितना चौड़ा है ना, चौड़ाई के हिसाब से। तो देखो इस लार्ज वाला चौड़ा है, इस वजह से इसको लार्ज कहते हैं, और ये पतला होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि इसकी लंबाई 7 मीटर की है और इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है ना, 1.5 मीटर। बच्चों नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन। जो आंखों का कलर होता है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ऐसा कि आंखों में यहाँ पर जो है ना, किसी किसी की आंखें नीली नीली सी दिखाई देती हैं। जैसे सीरियल बनता है उसमें नागिन अगर आ जाए तो नागिन की आंखें नीली दिखा दी जाती हैं। ठीक है ना, ब्लू कलर की आईज। ओके, तो नगीना मूवी है पुरानी, देखा होगा आपने, उसमें आंखें श्रीदेवी इसमें रहती हैं एक्ट्रेस, उनकी आंखें नीली नीली दिखाई जाती है, यानी कि नागिन है तो इनकी आंखें जो है वो नीली। तो ये जो आईज का जो कलर होता है, किसी किसी की ब्राउन कलर की आईज होती हैं। ठीक है, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक, ये आपने देखा होगा ना। ब्लू कलर की आईज आपको, जैसे मैंने बताया, ब्राउन कलर की आईज कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मिलता है कि ब्राउन आईज है। ठीक है, उसके बाद हमको ब्लैक जो है वो जनरल सबसे ज़्यादा ब्लैक आईज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो आंखों की जो कलर होता है, ये कलर ये कहाँ होता है, तो बच्चों अगर ये आंख है, ठीक है ना, अगर ये आईज है, अगर ये आईज है, आंख है, तो इसमें ये वाला जो सर्कल होता है ना, इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, और इसके अंदर भी एक छोटा और सर्कल होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है प्यूपिल, ये प्यूपिल, और ये क्या है, ये है आइरिस, है ना, ये आइरिस है। और ये जो आइरिस है, इसी आइरिस में ही पिगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, पिगमेंट का मतलब कलर। ठीक है, तो इसमें पिगमेंट यहीं पर होते हैं। यदि यहाँ पर ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट है तो आंखें, हमको ये वाला पोर्शन इतना पूरा आंखों को कवर कर रखा है ना, तो आंखें कैसी दिखाई देंगी, ब्राउन कलर की। यदि यहाँ पर ब्लू पिगमेंट है तो हमारी आंखें ब्लू कलर की दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर के पिगमेंट है तो आंखें कैसी दिखाई देंगी, ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। यानी कि हमारी जो आंखों का कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो पिगमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पिगमेंट जो है वो आइरिस में पाए जाते हैं। वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आइरिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर 3 डन है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ज्यादा इसमें क्वेश्चन और मैं नहीं लिखूंगी, आपको 20 क्वेश्चन और आएंगे हमारे आगे। ठीक है ना, तो चैप्टर 3 ये आपको क्या करना है, सुंदर वाटी में इसको लिख लेना है। सबसे जरूरी बात है, केवल आपने लिख लिया और इसको याद कर लिया, कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, क्यों पढ़ा रही थी गर्मी में, यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आप इसको समझ सकें। समझा हुआ चीज ही आगे काम आएगा बच्चों। ठीक है, आप इसको लिख लेते हैं और इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे किताबें मिलती हैं जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और याद करते चलो करते चलो करते चलो, कितना याद करेंगे, है ना, कितना याद करेंगे, करोड़ों क्वेश्चन आपके एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो याद करने से काम नहीं चलता। इस वजह से इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना। चीजों को समझेंगे पहले, समझने के बाद उसके आंसर को याद करेंगे। वर्ड तो हमको याद करना ही पड़ता है, स्टेप्स वर्ड याद करना पड़ेगा, बट हमको जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है ये स्टेप्स। ओके, अब बच्चों क्लास सारे बच्चे देखिए, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक के सभी बच्चे इसको मॉर्निंग ओरल की कॉपी में कर लेना। और अब फर्स्ट के बच्चे अगर सारा नहीं लिख सकते तुम लोग, तो आपको बच्चों अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, देखो लिख तो लेना पूरा, अच्छी राइटिंग में लिखो तो सही, बट उसके बाद आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से, मैं वैसे भी मॉर्निंग ओरल में कराऊंगी, डेली याद करवाऊंगी, आप लोग को समझाती चलूंगी। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस याद कर सकते हैं वो याद कर लेना। जैसे आप याद कर सकते हैं लीवर का याद कर सकते हैं, स्टेप्स याद कर सकते हैं, फीमर याद कर सकते हैं, इधर से ये 206 याद कर सकते हैं, 46 याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 मीटर ये और ये याद कर सकते हैं। तो इसमें से जितने क्वेश्चंस छोटे बच्चे याद कर सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, टीचर्स आपको खुद ही टिक लगवा देंगी, ये आप कर लो, फर्स्ट क्लास वालों को टिक लगवा दिया जाएगा, सेकंड क्लास वालों को उनके हिसाब से टिक लगवा दिया जाएगा, थर्ड क्लास वालों को उनके हिसाब से टिक लगवा दिया जाएगा, और बड़े बच्चे जो कर सकते हैं वो तो सारा ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम डेली में, आपको 10 बजे है ना, 10 o'clock ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।